रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही हम सभी के मन में एक ऐसा समय आता है जिसे हम शांति से काटना चाहते हैं। लेकिन इस भागदौड़ भरे जीवन में आपका एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने कई लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद कर उनकी आफ्टर लाइफ यानी कि जो आपकी जॉब के बाद की लाइफ होती है उसे बेहतर बनाने में मदद की है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कैसे आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट का सोच रहे हैं तो क्या यह ऑप्शन आपके लिए सही है या नहीं, कितना कॉर्पस आप पे होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे हो, किन किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट फंड को जमा कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा रिटायरमेंट प्लानिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ के ऊपर ये पूरा डिस्कशन है। मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा इस पॉडकास्ट से। आई होप आप भी इससे ज़रूर सीखेंगे। मेक श्योर यू वॉच दिस टिल द एंड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लेट ब्लूमर पॉडकास्ट क्लिप्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहाँ पे इस पॉडकास्ट का हम समराइज वर्जन ज़रूर डालते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट। लेट्स बिगिन दिस। कैसे सर आप? सब बढ़िया दोस्त। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर बात कम होती है लेकिन होती है। मैं बात करना चाहता हूँ आज आपके साथ रिटायरमेंट के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे पूछूंगा, बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, रिटायरमेंट की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आदमी कभी काम करने से रुकता नहीं है, भले ही वो एक जगह से काम छोड़ भी दे तो दूसरी जगह भी करता रहता है, या अगर वो एक जगह से छूट भी रहा है तो कहीं ना कहीं करता ही, क्योंकि एक एज बाद भी आदमी अगर घर पे ही रहेगा तो वो भी बोर महसूस करेगा। तो बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए रिटायरमेंट की डेफिनेशन क्या है? यार सबसे पहले तो जेके थैंक यू सो मच। दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट एंड फर्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज स्पेशल। जब भी पहली बार जब भी कुछ भी करो तो इट्स ऑलवेज वेरी मेमोरेबल। तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट वी आर डूइंग आवर फर्स्ट पॉडकास्ट टुगेदर। और रिटायरमेंट प्लानिंग के तुमने स्टार्ट किया कि कम लोग बात होती है, यार मुझे लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत बर्निंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रिटायरमेंट की डेफिनेशन एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मुझे लगता है यार फाइनेंशियल एडवाइज़र और अ लेमैन, मतलब कोई भी कॉमन मैन किसी ही पूछो तो मुझे लगता है रिटायरमेंट की डेफिनेशन सबके लिए एक ही होनी चाहिए कि वो वक्त या वो समय या वो उम्र जब पैसा कमाने की मजबूरी ख़त्म हो जाए और पैसा कमाना सिर्फ एक चॉइस रह जाए कि ठीक है पैसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तब भी काफ़ी जमा पूंजी है। जिस दिन आप इस ऐसी स्टेज में पहुंच जाओ उस दिन टेक्निकली यू आर फ्री एंड फाइनेंशियल फ्रीडम आपने हासिल कर लिया और आप एक टेक्निकली आप रिटायर हैं। तो वेदर यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, बेशक आप पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, बट मजबूरी ख़त्म तो फिर यू आर फाइनेंशियल फ्री। और मुझे लगता है कि वो सही मायने में एक आप रिटायरमेंट हासिल कर लेते हैं। सर आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह पे लोग अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और फौज वगैरह में भी लोग बहुत जल्दी रिटायरमेंट करना चाहते हैं, पर उनका केस अलग है। तो कोई 30s में प्लान कर रहा है, कोई 40s में प्लान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक वर्क कल्चर को सप्रेस करने वाली बात है। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में सर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अर्ली रिटायरमेंट का मेन पर्पज़ ही होता है कि जब आपकी जो वर्किंग लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या आप ऐसे वर्किंग कल्चर का हिस्सा हैं जो कि आपके हिसाब से आपके लिए पीस ऑफ माइंड वाइज या आपकी हेल्थ वाइज या फैमिली में आप टाइम कम दे पा रहे हैं और आपको ओवरऑल कल्चर एनवायरनमेंट नहीं पसंद आ रहा। तो ऑब्वियसली आज की डेट में हम देखते ही हैं कॉर्पोरेट वगैरह में या प्राइवेट सेक्टर में इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस है टारगेट्स को लेके, अपने KRAs को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने के लिए, कि ज़्यादातर लोग को रिटायरमेंट एक एक इतना स्वर्ग जैसा लगता है, एक हसीन सपना जो बहुत दूर है, तो हर कोई अचीव करना चाहता है इसलिए अर्ली रिटायरमेंट की बातें चल रही हैं। ऑब्वियसली जब आपकी वर्किंग लाइफ इतना हो जाए, बट वो इंसान जो अपना पैशन जी रहा है या वो काम कर रहा है जिसमें उसकी मेंटल पीस, उसकी हेल्थ, फैमिली टाइम, पर्सनल हॉबी सब कुछ बैलेंस्ड है, तो उनके लिए अर्ली रिटायरमेंट की इतनी कोई वो नहीं है कि बहुत बर्निंग इशू हो, है ना। और जैसा मैंने बोला कि रिटायरमेंट ना, अर्ली रिटायरमेंट, लेट रिटायरमेंट, इन सब से परे हमें देखना चाहिए। और मैं नो मोर कंपल्जन ऑफ अर्निंग मनी, मजबूरी ख़त्म और जैसे ही वो चॉइस हो जाए तो वो आपका रिटायरमेंट है। तो हाँ, अर्ली रिटायरमेंट की बात तो है, बट हर किसी को ये देखने वाला है कि उसकी वर्किंग लाइफ कैसी चल रही है, अभी का फेस कैसा है। कुल मिला के जो लोग अपने काम से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं है या उनको अपना काम बर्डन लगता है, दे आर मोर टुवर्ड्स दिस अर्ली रिटायरमेंट थिंग।
हाँ, क्योंकि यार मैक्सिमम लोग बाई चॉइस अपने पैशन को फॉलो कर नहीं पाते हैं। तो एक वो कहावत है ना कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू वट यू लव, देन स्टार्ट लविंग वट यू आर डूइंग, है ना। तो आप जो कर रहे हैं उसी से प्यार करने लग जाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर आप एक ऐसे विशियस साइकिल में ऐसे उसमें फंस जाते हैं कि आपको पसंद नहीं आता, फिर आप काम ही बहुत अर्ली रिटायरमेंट। अच्छा, जब आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वो भी मतलब ना बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है। अब काम पसंद नहीं आ रहा है, आप सप्रेस्ड हो और मेंटल पीस में नहीं हो, तो ऑब्वियसली आप काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी भी लॉस होगा और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी हैम्पर होगी, यू ना, करियर में आप प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। और नहीं कर पा रहे हो तो जो अर्ली रिटायरमेंट लेने का सपना है ना, वो और डिले हो जाएगा, क्योंकि पैसे कम कमा रहे हो, ग्रोथ कम हो रही है, बचा कम पा रहे हो। तो बहुत ही इंटर रिलेटेड है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एड्रेस करने का, है ना। तो बट हाँ, ये समझने वाला है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में हो, कहाँ पे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। और अगर आप एक एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं कि मान लो आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पैसा बहुत अच्छा बना रहे हो बट खुश नहीं हो, बट पैसा तो बना रहे हो। तो अगर आप उस पैसे का सही से उपयोग कर पाओ, उसको सही जगह निवेश कर पाओ, इन्वेस्ट कर पाओ और अपने लिए एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस जल्दी जल्दी इकट्ठा कर पाओ, तब भी आप एक जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हो और मतलब उस जगह से निकल सकते हो, है ना। फिर कुछ और स्टार्ट कर सकते हो मे बी। तो फुल रिटायरमेंट ना हो बट एक पार्शियल रिटायरमेंट या एक तरह का पैसिव इनकम अपने लिए बना सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके सर, लेट्स जंप टू द मेन टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकता है, और उससे भी पहले किसको कब से शुरू करनी चाहिए, व्हाट इज़ द राइट एज टू डू दिस। तो दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। कब से शुरू करनी चाहिए? कि जब से रियलाइज़ हो जाए कि रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, उस दिन से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो ना, उतनी ही बड़ा और उतना ही सूटेबल कॉर्पस आप अपने लिए इकट्ठा कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोग, आपने कई बार सुना भी होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट ना रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन में। तो ऑब्वियसली आप सोचो कि अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो मेरे से पूछा था कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपये मैंने लगाया तो 30 साल में कितना बन जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपये आज मैंने इक्विटी मार्केट्स में लगा दिया ना, स्टॉक मार्केट में लगाया और मान लो इंडेक्स में लगा दिया, किसी एक म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो कितना बन जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि अगर 15% रिटर्न आए, जो कि नॉर्मल इंडेक्स या मार्केट दे देता है, सेंसेक्स निफ्टी दे देता है आज की डेट में, 30 साल तक ऑन एन एवरेज अगर 15% रिटर्न आए, जो भारत में मुझे लगता है कि आने ही चाहिए जिस तरह से ग्रोथ पाथ है, तो 1 करोड़ का 64 करोड़ बन जाएगा। तो वो बहुत भचक्का रह गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि कैसे कैसे होगा ये, कैसे कैसे वो चीज़ डबल होते जाएगी। और पावर कंपाउंडिंग, जितना लंबा आपके पास समय हो, है ना, तो पावर कंपाउंडिंग इतना ज़बरदस्त जादू करती है। तो 1 करोड़ का 64 करोड़ बन जाता है। अब आप सोचिए, ज़्यादा समय हो वो तभी होगा ना जब जल्दी शुरू करोगे। तो जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा समय आपके पास होगा वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, है ना, अगर आप सही जगह निवेश करते हैं। तो जल्दी शुरू कर देना चाहिए। और रिटायरमेंट प्लानिंग करनी कैसे चाहिए? तो रिटायरमेंट प्लानिंग को ना आपको फेजेस में बांटना पड़ेगा। तो मैं जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे से इस चीज़ में गाइडेंस लेता है, मैं उनको बोलता हूँ कि अपने इस पूरी लाइफ को ना 2 फेजेस में बांट दो। पहला फेज़ होता है जब आप पैसा कमा रहे होते हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज़, कि आप पैसा कमा रहे और एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब पैसा जमा कर रहे हैं, है ना। और दूसरा फेज़ होता है जब आप रिटायर हो जाते हैं, विच इज़ योर रिटायर्ड लाइफ, उसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं वेस्टिंग फेज़, कि अब यहाँ से आपकी पेंशन आना शुरू होगी। तो 2 फेजेस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो और मान लीजिए आज कोई 40 साल का है फॉर एग्जांपल, और वो 60 साल में रिटायर होना चाहता है, तो 20 साल तो उसका एक्यूमुलेशन फेज़ हो गया, और 60 साल के बाद जब वो रिटायर होगा, जब से उसको पेंशन चाहिए, वहाँ से उसका वेस्टिंग फेज़ स्टार्ट हो गया, जब से उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी, है ना। और कई लोग जो मिस कर जाते हैं वो ये है कि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई आप पेंशन कब तक लोगे। तो कोई कहता है कि मैं 60 में रिटायर होना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं 55 में, कोई कहता है मैं 40 में रिटायर होना चाहता हूँ। भाई 40 में रिटायर तो हो जाओगे, बट आप ये भी एज्यूम करो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कितना एज्यूम करके चल रहे हो, 80, 85, 90। अब जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इन्फ्लेशन वगैरह भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। अब आप 60 साल में रिटायर हो गए और 80, 85 या 90 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो आपको 20, 25, 30 साल इतना पैसा होना चाहिए, 20, 25, 30 साल तक आपकी पेंशन सस्टेन रहे, उसके साथ साथ वो पेंशन पूरी रहे, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका एक्यूमुलेशन फेज़ कितना लंबा होगा, आपका वेस्टिंग फेज़ कितना लंबा होगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है
इसके साथ साथ अभी आपने मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्फ्लेशन, कि महंगाई दर किस हिसाब से बढ़ेगी, है ना। तो जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो रिटर्न आ भी रहा है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि वो कितना है एक्चुअल में, एक्चुअल रिटर्न जो है। जैसे हम बोलते हैं कि जो अभी 10 रुपये की वैल्यू है वो आगे जाके 10 रुपये की नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। और पेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इन्फ्लेशन वर्ड बहुत ही ज़रूरी वर्ड है। और जैसे कई लोग होते हैं ना कि यार आज मैं 35 साल का हूँ या 40 साल का हूँ, मेरे को 60 साल में कितनी पेंशन लगेगी, लोग अंदाज़ा मारते हैं कि यार आज इतना खर्चा उतना हो जाएगा, है ना। तो आपको उसमें कितनी पेंशन लगेगी उसका सबसे अच्छा सवाल है कि आप सोचो आज आपका क्या खर्चा है। मान लो आज आप 60 साल के हो, है ना, और आज आपका खर्चा मान लीजिए महीने का 50,000 रुपये, है ना, आपका सारा बेसिक खर्चा 50,000 है। तो आपको उसको उतने इन्फ्लेशन आप पकड़ लो, 6-7 जो भी आप लेना चाहते हो, जो इंडिया में आज की डेट में 6-7% की इन्फ्लेशन चल रही है, आप 6-7% की इन्फ्लेशन से उसको आगे फ्यूचर वैल्यूज़ की निकाल सकते हो, एक्सेल में निकाल सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आज की डेट में, तो गूगल में जाओगे ना, बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, किसी मदद से भी निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आने वाले 20 साल बाद वो जो 50,000 रुपये वो महीना कितना हो जाएगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी पेंशन चाहिए, है ना। फिर वो अमाउंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना आपको पैसा इकट्ठा करना है कि वो जो 2 लाख रुपए की या 1.5 लाख रुपए आपको महीने चाहिए उस वक्त, वो आप 80, 85, 90 जो भी आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज्यूम की है वहाँ तक वो कैरी करते रहे, है ना। और उसमें भी आपको इन्फ्लेशन चाहिए होगी। तो 60 साल पे मान लो अगर 1.5 लाख चाहिए, तो 65 साल में 1.5 लाख से तो ऊपर चाहिए होगी, इन्फ्लेशन तो तभी भी चल रही होगी, है ना। तो वो देखने में ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कितना कॉर्पस। तो इसमें प्रॉपर एक टेक्निकल कैलकुलेशन है कि अगर आप सही से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो तो अर्ली रिटायरमेंट एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि करना चाहिए, और हर किसी को मन करता है कि अर्ली रिटायर हो जाए। हाँ, ऐश करेंगे। हाँ, ऐश करेंगे। और बट कितना कॉर्पस चाहिए और कितना लंबा सस्टेन करना है इन्फ्लेशन का रोल, वो बिल्कुल ध्यान लगा के कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ लॉन्ग इंडिपेंडेंट रहें, फाइनेंशियली किसी भी डिपेंडेंट ना हो, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सर हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज 2 लोग हैं, वन अपने अर्ली 30s में और एक अपने अर्ली 50s में, और दोनों ही अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं। तो किसको कैसे रखना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से एज के हिसाब से भी आपके अप्रोचेस चेंज होती है। इफ़ यू आर अनमेरिड राइट नाउ, तो आप सिर्फ अज्यूम करोगे कि यार उस टाइम में ऐसा खर्चा होगा, ये होंगे शादी के बाद, लेकिन एक्चुअल जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कैसा अप्रोच रहना चाहिए दोनों ही, मतलब किसी के लिए, एक जो अर्ली अपने 30s में और एक जो अपने अर्ली 50s में, हाइपोथेटिकली? कोई अर्ली 30s में है, करियर स्टार्ट किया है, 4-5 साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है बेस्ट टूल वेल्थ क्रिएशन का या रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने का इक्विटी है। अगर आप इक्विटी में निवेश करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में मल्टीपल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, है ना। और इक्विटी में निवेश करने के बहुत आसान तरीके हैं आज की डेट में, है ना। आपको अगर स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं आता, आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नहीं जानते हो, बहुत सिंपल है कि आप कोई इंडेक्स फंड उठा लो। बहुत सिंपल है कि आप कोई अच्छे म्यूचुअल फंड, परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड उठा लो, है ना। उसमें SIPs के थ्रू आप निवेश कर सकते हो, है ना। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स ही करना चाहते हो तो लार्ज कैप स्टॉक्स उठा लो, है ना। अगर निफ्टी 50, सेंसेक्स के टॉप 30, 50, 100 कंपनीज इंडिया के जो कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप से, तो स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है कोई 30s में। क्योंकि जब आप अर्ली एज से स्टार्ट करते हो तो आपके पास समय बहुत लंबा है। तो अगर मार्केट बीच में वॉलेटाइल भी होता है, जो कि ऑफ कोर्स कभी ना कभी होना ही है, करेक्शंस, है ना, करेक्शंस होते ही हैं एक, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय है। और टेक्निकली जैसे भी मैं एग्जांपल दिया था कि 1 करोड़ का 30 साल में 64 करोड़ हो गया, तो इतने लंबे समय में आप बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने वेल्थ को। और आप सोच रहे हो कि शायद मैं 60 साल तक हूँ, बट आप हो सकता है 50-55 तक ही इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर लो कि आप यू कैन ईजिली रिटायर अर्ली। तो उनके लिए तो मुझे लगता है इक्विटी बेस्ट एसेट क्लास है, ज़्यादा दिमाग और किसी चीज़ में लगाना ही नहीं चाहिए, है ना। जो अगर आप 50s की बात करो तो 50s में तब आपको देखना पड़ता है कि 50s एक ऐसा समय होता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल्स और चल रहे होते हैं, स्पेशली किड्स एजुकेशन। वो एक ऐसी मतलब स्टेज है जब आपके किड्स या तो हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे होंगे या यू नो शादी की उम्र आ गई होगी, डिपेंडिंग, है ना, कि कौन किस एज का है। तो वो बहुत खर्चे वाला समय होगा। तो आपको अपना उस समय जो अगर आप निवेश करना चाह रहे हो तो आपको तो एक तो ये समझना है कि आप थोड़ा लेट हो गए हो, है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचने में। बट अगर जब जागो तब सवेरा, अगर तब जाग रहे हो तो थोड़ा सा एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान देना है कि आप इक्विटी में कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप डेट में, गोल्ड में, है ना, या ऑल्टरनेट एसेट्स में आप कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सो दैट कि आपके लिए पेंशन भी बने और पेंशन के साथ साथ आपका रिस्क भी ऑप्टिमाइज रहे, मतलब रिस्क भी कंट्रोल रहे, कि अंधाधुंध रिस्क ना रहे, है ना।
तो मेरे ख्याल से 50s वाले को एसेट एलोकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना, कि वो किसी भी बहुत ज़्यादा सेफ भी ना खेलें, अदरवाइज वो कॉर्पस अच्छा नहीं बन पाएगा, और बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना खेलें, क्योंकि उनको अगर वो 50s हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 50 से मतलब 57, 58, 56, 55 कोई भी हो सकता है। तो समबडी हु इज़ 56, 57, 8 उसको रिटायरमेंट 2-3 साल है, अगर रिटायरमेंट एज 60 साल हम एज्यूम करें, तो बहुत ज़्यादा इक्विटी में पार्टिसिपेट करना भी रिस्की हो सकता है। तो एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान दें, और मेरी सलाह माने तो किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र के से कंसल्ट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आपको आप बहुत नियर हैं किसी गोल के, तो उस समय वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। सर आपने जो भी बात की कि किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करें, मैं मानता हूँ कि अभी भी एक बहुत बड़ा एक जो है वो सेक्शन है जो मानते नहीं। अगर मैं अपने घर में बोलूँ कि चलो कि मैं किसी को जानता हूँ और वो रिटायरमेंट में वो कह रहे हैं ये पैसा मांग ये पैसा मांगा, फंसाने की स्कीम है, इसमें कुछ नहीं रहता, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो आई बिलीव कि अभी भी काफ़ी लोगों के बीच में अवेयरनेस की बड़ा दिक्कत है। तो उनके जो टिपिकल मीडियम है, या तो वो अपने जो पीपीएफ जो रहते हैं वो सब में रहते हैं, या फिर उन्होंने रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट किया होता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल बिलीव है कि सबसे पहले तो अवेयरनेस की बहुत कमी है। मैं किसी और की भी बात नहीं करूँगा, मैं अपने फैमिली में ही मानता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि यार मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ, तो उनको कहीं ना कहीं वो जुआ लगता है, ठीक है ना। और शायद कहीं हद तक सही भी हो, अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनका भी शायद वो मिथ चेंज हो। लेकिन मेरे को लगता है कि खासकर जो गवर्नमेंट क्लास के जो सेक्टर जो बहुत पुराने, जो हम मेरे मतलब फादर लोग की एज के हैं, वो लोग तो खासकर टिपिकली दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। यहीं से मैं एक और सवाल को सर ड्राफ्ट करने की कोशिश करता हूँ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर का एक एम्प्लॉय है वो कैसे अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करे, क्योंकि उनका माइंडसेट और मेंटालिटी एक अलग डायरेक्शन में जाता है। प्लस दूसरा जो कॉर्पोरेट में, क्योंकि कॉर्पोरेट में बड़े एक अलग तरह के डायनामिक्स चलते रहते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, वहाँ पे बड़ी ग्रोथ माइंडसेट रहता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा वैसा रहता है, स्टेबल वाला, रिस्क फ्री वाला रहना है। तो दोनों ही कैसे अपने गोल्स को अचीव करें और कैसे कर सकते हैं? बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप क्या सजेशन देंगे सर? सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, और आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब छुपा है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। ऑब्वियसली लैक ऑफ अवेयरनेस ना एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग अभी भी इक्विटी मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में अभी भी बहुत दूर भागते हैं। बहुत बड़ा है ना। आपको अगर मैं एक डेटा बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि लगभग हिंदुस्तान में एक डेटा आया था, रिसर्च थी, लगभग हर साल $700 बिलियन इन्वेस्ट होता है, हाउस होल्ड सेविंग्स है ना, हर साल। इस $700 बिलियन में गोल्ड भी है, रियल स्टेट भी है, प्रोविडेंट फंड्स भी हैं, फिक्स डिपॉजिट्स भी हैं, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा भी है, शेयर बाज़ार में लगा हुआ पैसा भी है, LIC भी, सब कुछ है। आपको जान के हैरानी होगी कि इक्विटी मार्केट्स में, मतलब शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू, PMS के थ्रू, या इंश्योरेंस पॉलिसी जो मार्केट में पैसा लगाती हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनके थ्रू शेयर बाज़ार में पैसा डालता है, अगर उन सबको भी मिला लें तो $700 बिलियन में मात्र 4 से 5% पैसा ही आता है ना। हम बात कर रहे हैं कि आज के दिन में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ की हो गई है, बट अगर ओवरऑल बात करें इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स की, तो मात्र 4 से 5% ही है। तो ऑब्वियसली उसका रीज़न लैक ऑफ अवेयरनेस है। बट मुझे लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस फिर भी अब एड्रेस होना शुरू हो गई है। कि अब हम बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड गुणी लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स में बात कर रहे हैं और अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इंडिया में, है ना, भारत में, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। जितना अवेयरनेस होगी, जितनी एजुकेशन बढ़ेगी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, वो सभी के लिए, सारे पूरी इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और मुझे लगा अवेयरनेस पिछले कुछ सालों से बढ़ भी रही है। जितना जितना यूट्यूब जितना पॉपुलर हुआ है, या इंस्टाग्राम में कई सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छे वर्कशॉप्स कर रहे हैं, अच्छे मास्टर क्लासेस ले रहे हैं, तो लोग बढ़ भी रहे हैं, है ना। दूसरा मुझे लगता है कि अनदर वेरी बिग रीज़न इज़ ट्रस्ट। इंडिया में आज भी ना ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में क्या लगता है, मुझे लगता है हर जगह ही ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर कोई ट्रस्ट वर्दी इंसान बोल रहा हो ना कि यहाँ पे पैसा लगा दो, तो इंसान ज़्यादा नहीं सोचता, है ना। भले ही वो उतना नॉलेजेबल ना हो जो एडवाइस दे रहा हो, बट अगर कोई बहुत नॉलेजेबल इंसान कोई एडवाइस दे, बट वो आपके लिए नया हो, मतलब आप नहीं जानते उसको, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि, है ना, थोड़ा, तो आप शायद वो एडवाइस ना मानो। तो ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम द अवेयरनेस। तो मुझे लगता है जब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी और ऐसे कुछ लोग जो अपने ऊपर ट्रस्ट दिला पाएंगे, है ना, तो वहाँ पे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र्स या फाइनेंशियल कोचिंग लेना लोग के लिए ईजी हो जाएगा, है ना। और
फाइनेंशियल एडवाइजर से मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल सेटअप को ही कांटेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपके फादर ने बहुत अच्छे से अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है तो ही कैन ऑल्सो बी अ फाइनेंशियल एडवाइजर, है ना। आपके किसी अंकल ने या किसी रिलेटिव ने, बड़े भाई ने या किसी दोस्त ने जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे तरीके से अपने पैसे को मैनेज किया है, तो वाई नॉट, उनसे भी आप फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हो। बट एडवाइजरी से मेरा मतलब है कि हेल्प लेना या किसी मेंटरशिप लेना ज़रूर मतलब पूछ के करें तो उससे बहुत हेल्पफुल रहता है ना, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। कमिंग डाउन टू द सेकेंड पार्ट, जो आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात की, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो देखो मुझे लगता है कि कई सारे स्टेट्स अब ओल्ड पेंशन ला रहे हैं, तो अगर ओल्ड पेंशन हो जाता तो ना कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाहते भी कि ओल्ड पेंशन हो जाए, तो उनको एक वहाँ से सहूलियत मिल जाती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो न्यू पेंशन ला के जो काम किया, मुझे लगता है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो दोनों का आप डिफरेंस भी बता दीजिए साथ का। हाँ बिल्कुल, वो भी एड्रेस करते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट जो लाई है वो गवर्नमेंट पे स्ट्रेस बहुत कम कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, उनका जो खजाना है, उस पर बहुत कम दबाव पड़ता है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में आप खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं, सैलरी से कट के लग रहा है ना। वो पहले भी लगता था, ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ हिस्सा कटता था, उसके आगे गवर्नमेंट इंश्योर करता था, बट उससे गवर्नमेंट पे बहुत स्ट्रेस रहता था, क्योंकि उसमें आप गारंटी कर रहे हो और गारंटी में आपको मालूम नहीं होता कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक मार्केट रिलेटेड है, तो न्यू पेंशन स्कीम में अच्छा क्या है कि जो भी मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स है, अगर कोई मार्केट रिलेटेड में पैसा लगा रहा है और अगर यंग वर्कर है, कोई नया एम्प्लॉय है 25-30 साल का, जैसे मैं पहले भी कहा, इक्विटी में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता है और उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपको। तो आप एनपीएस में, यार आज की डेट में तो कॉर्पोरेट ने भी अलाउ कर दिया, एनपीएस टेस्ट है, लोग एनपीएस में निवेश कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टैक्स बचा रहे हैं। 10% तक बेसिक सैलरी का तक आप निवेश कर सकते हो एनपीएस में, उसमें भरपूर टैक्स बचाओ। तो कोई 30% के ब्रैकेट में, और अगर वो साल का 2 लाख भी निवेश कर रहा है एनपीएस में, है ना, तो आप सोचो उसका 60-70 हज़ार का तो टैक्स वहीं बच गया, प्लस वो इक्विटी में लग के जो 60 साल की उम्र तक जितना पैसा पैदा करेगा, है ना। और एनपीएस से पेंशन लेना भी ईजी, क्योंकि वो एनविटी में कन्वर्ट हो जाता है। एनविटी आपको ऐसी गारंटी रिटर्न दे देती है ना, किसी भी एनविटी पेंशन प्लान में आप कन्वर्ट कर सकते हो। पहले सिर्फ एलआईसी देता था, आज की डेट में नंबर ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑल्सो गिविंग, है ना। तो आईसीआईसीआई, बिरला, मैक्स, बहुत सारी एचडीएफसी, कई सारी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको दे रही हैं। तो बहुत इजी है। और एनपीएस और ओपीएस में मेन फ़र्क तो यही है, गारंटी और उसका ही है। और ओपीएस मगर ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ वही स्टेट एम्प्लॉयज़ को मिल पाएगी जो स्टेट इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, चूज़ करते हैं। ज़्यादातर स्टेट्स एनपीएस में मूव कर चुके हैं, क्योंकि सबके खजाने में वो चीज़ पड़ रही है ना। और मुझे लगता है एनपीएस अच्छा भी है यार, क्योंकि इंडियन इकॉनमी जिस हिसाब से बढ़ रही है, इंडियन इकॉनमी, है ना, मार्केट्स बढ़ रहे हैं, अगर आप एनपीएस में पैसा लगा रहे हो तो टैक्स के साथ साथ पैसा ज़्यादा बनाओगे ही बनाओगे ओपीएस से ज़्यादा। ओल्ड वाला मेरे को लगता है कि जो पुराने लोग हैं, जो टिपिकल उस ट्रेडिशनल मोड में जीना चाहते हैं, तो वो उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद पैसा आते रहे यार। गारंटी शब्द जहाँ जुड़ जाता है ना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव तो है ही, नो डाउट अबाउट इट, है ना। किसी भी बात करो, कोई आपसे कहे कि यार 15% आपको रिटर्न मिलेगा, है ना, या मान लो आपको मैं 1 का 1.5 बन जाएगा, बट उसकी गारंटी नहीं है, और मैं आपको 1 का 35 करके दूंगा, पर उसकी गारंटी है, तो आप 1.35 पर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, भले ही वो थोड़ा कम हो। सही बात है। तो अगर नटशेल में देखें तो एनपीएस ओपीएस यही है, कि ओपीएस थोड़ा कम मिलेगा, बट आपको गारंटी वर्ल्ड मिला है, और वो गारंटी गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है, जिससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है ना। और दूसरी जगह मिल रहा है कि आपको मालूम है कि पैसा आपका ज़्यादा बन जाएगा, बट गारंटी वर्ड नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद ना इंसान सोचता है यार थोड़ा शांति रहे। सही बात है। तो वो एक फ़र्क तो है ही है मोटा मोटा। अब हम क्योंकि एक डिफरेंट जनरेशन से हैं, तो हम बात कर सकते हैं कि भाई चलो एनपीएस फ़ायदेमंद है, टैक्स बट रहा है, बट जहाँ पे गारंटी आ जाता है वहाँ पे अगर दूसरे दायरे से देखा जाए, दूसरे एंगल से देखा जाए, तो एक मेंटल पीस तो मिलती है, नो डाउट अबाउट इट। तो कुल मिला के जो ओल्ड और वर्सेस न्यू में है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ आइडियोलॉजी का अंतर है कि आपकी जनरेशन से आते हैं। यार आइडियोलॉजी का डिफरेंस तो है, मगर ये आपके ऊपर नहीं है ना चूज़ करने के लिए। टेक्निकली ये सबको चॉइस की, मतलब चूज़ करने की वो नहीं है कि आप चॉइस कर सको, ऐसे छूट तो है नहीं। जहाँ हट गया वहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम आनी आनी है। ये चॉइस सिर्फ उन लोग को है जो आई गेस 2004 से पहले के एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनको ये चॉइस थी कुछ समय पहले तक कि वो कहाँ पे ऑप्ट करना था, है ना, उनको थी चॉइस। उसके बाद तो अब जो अगर मान लो 2020 में कोई भर्ती हुआ है सरकारी, उसको तो चॉइस है ही नहीं, तो उसके पास तो एनपीएस ही है। उसके बाद तभी चॉइस होगी जब वो स्टेट एम्प्लॉयर और स्टेट ने ओपीएस को लागू कर दिया दोबारा। फॉर एग्जांपल जैसे हिमाचल प्रदेश ने एज अ स्टेट, वहाँ की गवर्नमेंट ने ओपीएस लागू किया, तो ओल्ड पेंशन स्कीम वहाँ के स्टेट एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ का फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। बट मुझे लगता है पैसा तो कम ही मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एनपीएस। पैसा कम मिलेगा, बट गारंटी वाली बात है, बस वो वाली बात है। तो वो ना
कहते हैं ना, सबके अपने अपना नज़रिए वाली बात है। मेरे हिसाब से एनपीएस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिस्क लेके, अगर थोड़ा सा रिस्क लेके, कैलकुलेटेड रिस्क लेके, अंधा रिस्क नहीं ले रहे हो, ब्लाइंड रिस्क नहीं ले सही रहे बात हो, है। कैलकुलेटेड रिस्क लेके अगर आपको ज़्यादा पैसा बनता है तो लेना चाहिए। तो क्यों नहीं लेना चाहिए ना। तो वो वाली बात है। सर मैं 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। पहला है रियल एस्टेट, दूसरा है एफडी और तीसरा जो आपने स्टॉक मार्केट का। अब आपके हिसाब से अगर मैं अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहा हूँ तो मैं किसको प्रेफरेंस वाइज दूँ, और किस हिसाब से अगर मुझे एलोकेशन करना है तो क्या मेरा एक अप्रोच रहना चाहिए? तो मैं आपसे, इससे पहले आपको एडवाइस करूँ, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। सबसे पहले कि आपकी एज क्या है? मेरी एज तो फिलहाल 26 है। 26 साल है। आप रिटायर कब तक होना चाहते हो? वैसे तो आई एम एंजॉइंग माई वर्क, सो आई बिलीव कि जितना ज़्यादा आप अपने वर्क में चलते रहेंगे तो आप उतने अच्छे जाएंगे। फिर भी मैं एक लेमन फिगर अज्यूम करूँ तो मैं 50-55 का। मान लो 50 साल में रिटायर होना चाहते हो, मतलब आज से 24-25 साल बाद, है ना, 26 को 24-25 लगा लेते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, रियल स्टेट आज की डेट में, अच्छा रियल स्टेट, अब तीनों की एक एक बारे में बात करते हैं। रियल स्टेट आज की डेट में जहाँ भी आप रहते हो, जिस शहर में भी आप रहते हो, आप मेट्रो में रहते हो, छोटी सिटी में रहते हो, मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपकी उम्र के जितने लोग होंगे वो उससे रिलेट कर पाएंगे, है ना, रिलेट कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि एक ठीक ठाक प्रॉपर्टी मिनिमम कितने की आती है? मेरे हिसाब से कम मेरे को अंदाज है नहीं, पर 30-50 की तो आनी चाहिए। 30 या 50 लाख की कम से कम। 30 और 50 का बीच का पकड़ लेते हैं, 40 लाख। 40 पकड़ लेते हैं। आपको क्या लगता है कि 40 लाख, कितने लोग हैं जो 40 लाख की प्रॉपर्टी 26 साल की उम्र में ले सकते हैं? बहुत कम होंगे। गिनती के ही होंगे। गिनती के ही होंगे। वो भी किसी का अगर कॉर्पोरेट में होंगे या फिर कुछ ऐसा बिजनेस होगा। हाँ, बहुत कम चांसेस है। और वो भी अगर घर का सपोर्ट होगा, ऐसी फैमिलीज होंगे, बैकग्राउंड होगा, तभी रह सकते हैं। तो रियल स्टेट शुरुआत में निवेश करना 40 लाख होना वैसे भी इस एज के लिए बहुत सारे लोग, मतलब इवन 30s में भी मैक्सिमम जनता के लिए इंडिया में बहुत मुश्किल होगा 40-50 लाख की प्रॉपर्टी लेना। कई लोग अब इसमें कहेंगे कि भाई लोन लेके भी ले सकते हो। तो जब आप लोन लेते हो तो टेक्निकली आपका पैसा तो ग्रो हो नहीं रहा ना, क्योंकि आप 8-9% तो लोन इंटरेस्ट पे करो। आज की डेट में होम लोन का इंटरेस्ट कितना ज़बरदस्त है। तो आपका कमाया क्या, अगर वो प्रॉपर्टी 10% से भी बढ़ेगी, 8% आपने 9% अगर ब्याज दे दिया, तो आप देखो डिफरेंशियल आपको कुछ खास बना नहीं, है ना। और प्रोडक्ट में आने से पहले, रियल स्टेट लो, एफडी लो या इक्विटी लो, इसमें आने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कितनी पेंशन चाहिए होगी, और उस पेंशन को लेने के लिए आपको कितना इकट्ठा कॉर्पस चाहिए होगा, रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए होगा, है ना। फिर भी तभी आप समझ पाओगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सूट करेगा। तो रियल स्टेट तो मेरे ख्याल से बिग नो है अगर कोई अर्ली एज में है। आपके ऊपर एग्जाम्पल लेके मैंने बोला, क्योंकि मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, पर रिटायरमेंट के लिए यार, इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि रियल स्टेट बहुत डिपेंड करता है कि आप देखो जगह के ऊपर भी, और फिर आप आजकल तो हर जगह से ज़्यादा ना आपके अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर है। तो जगह मैटर करेगी है, बट रियल स्टेट को ना स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखो। रियल स्टेट से देखो कि अगर आप रियल स्टेट करो तो बहुत भारी हिस्सा आपके नेटवर्थ का, आपके पूरे इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत भारी हिस्सा एक ही जगह लग जाएगा। वो चलेगा नहीं चलेगा, अगर चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। प्लस उसमें लिक्विडिटी भी नहीं है। लिक्विडिटी भी नहीं, एग्जैक्टली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिक्विडिटी। अगर बीच में आप निकलना भी चाहो, आपको लग रहा है नहीं चल रहा, तो बेचने में कई महीनों, कभी कुछ साल भी लग जाते हैं, कभी नहीं भी बिकती अगर प्रॉपर्टी, अगर फ्लॉप प्रॉपर्टी है ना। और ऐसा कई बार हुआ भी है, लोग अटक के भी हैं, और लोन वाला चक्कर है। तो मतलब अर्ली एजेस में तो बिल्कुल भी नहीं सूट करता कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटायरमेंट के लिए कोई भी रियल स्टेट लो। हाँ, रहने के लिए घर लेना एक बहुत डिफरेंट बात है, वो अलग है। क्योंकि हम रिटायरमेंट की बात करें तो रियल स्टेट इज़ अ बिग नो, मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा होगा, है ना। दूसरा एफडी में आ जाए, एफडी तो सोचो भी मत रिटायरमेंट के लिए यार। एफडी तो मुझे लगता है कि एफडी सिर्फ आपको तभी करनी चाहिए जब आप इमरजेंसी फंड के लिए कोई पैसा रखना चाहते हो, कि जब चाहो तब निकाल सको, है ना। वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप वो पैसा रख रहे हो अपने लिए जिसमें आप रिटर्न नहीं कमाना चाहते, आप इजी एक्सेसिबिलिटी चाहते हो कि किसी वक्त भी वो निकल जाए पैसा, क्लिक अ मनी क्लिक अवे, प्लस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आ जाए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आ जाए, है ना। हालांकि उसके बहुत सारे और भी माध्यम है, डेट फंड्स हैं, ये है, बट उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो एफडी तो उसके लिए, तो मुझे लगता है एफडी, पहली बात तो एफडी एक इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, एफडी तो सेविंग है कि आप सिर्फ पार्क करो अपने पैसे को कि जब मन चाहे तब निकाल सको, है ना, बुरे वक्त में या किसी अपॉर्चुनिटी में या कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए। रिटायरमेंट का तो सोचना भी मतलब पाप है एफडी से आप कभी बना नहीं पाओगे, तो नहीं सोचो। तीसरा, जब इक्विटी मार्केट्स में आ जाते हैं, शेयर बाजार में, मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन टूल कोई भी नहीं है वेल्थ क्रिएट करने का आज की डेट में, अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हो। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो जैसे आपने कहा, लिक्विडिटी, भरपूर लिक्विडिटी है, जब मन चाहे आप बेच सकते हो। दूसरा, आप किसी भी छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास महीने का 1000 रुपये है ना, तो आप 1000 रुपये से निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। SIPs अगर आप करते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो कई फंड्स में 500 रुपये का मिनिमम है, कई फंड्स में
100 रुपये भी है, तो 500 रुपये मतलब 500 तो आज की डेट में बहुत ही छोटा अमाउंट है महीने का निवेश। आप कोई भी इंसान अपने रिटायरमेंट के लिए पहला कदम ले सकता है ना। दूसरा, आज की डेट में इक्विटी मार्केट में जिस तरह का चल रहा है, मतलब अगर सब आपकी एज में बात करूँ तो आपके पास 24 साल हैं, 24 साल के लिए अगर इक्विटी में करोगे तो धीरे धीरे बढ़ा सकते हो निवेश। आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, आप कहीं लॉकड इन नहीं है, लिक्विडिटी पूरा है, छोटे अमाउंट से कर सकते हो और डाइवर्सिफाई कर सकते हो, है ना। जैसे आप रियल एस्टेट लोगे 40-50 लाख एक ही प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, बट यहाँ पे अगर आपके पास 5 लाख भी हो या 1 लाख भी हो या 10,000 भी हो, आप अलग अलग 5 फंड्स ले सकते हो या 10 डिफरेंट स्टॉक्स ले सकते हो। तो डाइवर्सिफाई कर सकते हो, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, मिड कंपनी, वैसे लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स या इंडेक्स फंड्स, जो भी सूट करता है आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हो कैटेगरीज वाइज कैटेगरीज भी। और अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो कंपनी वाइज कंपनीज भी, कुछ पैसा आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में या कुछ पैसा एचडीएफसी में या कुछ कोटक में या बिरला म्यूचुअल फंड में। तो फंड मैनेजमेंट वाइज भी आप बहुत तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि एक फंड मैनेजर का विजन नहीं चला, उसके स्टॉक्स नहीं चले तो दूसरे के चल गए, तो आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, कभी भी पैसा निकाल सकते हो, तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए यार कैसा भी कंपेयर कर लो, इक्विटी से कंपेयर करोगे ना व्हेन कंपेयर टू रियल स्टेट या गोल्ड या एफडी, तो इक्विटी बहुत अच्छा रहा है। और इंडिया जिस स्टेज पे बैठा है अभी, है ना, जिस टिपिंग पॉइंट में बैठा है कि आगे चल के जिस तरह की ग्रोथ दिख रही है, मुझे लगता है कि इट्स अ नो ब्रेनर। मतलब हर किसी को जो 5 से ज़्यादा साल के लिए निवेश करना चाहता है उसको इंडियन मार्केट, ये दिस इज़ अ टाइम टू पार्टिसिपेट इन इंडियन, उसको करना ही चाहिए इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश, है ना। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स इफ़ यू हैव मिनिमम 5 ईयर्स, उससे नहीं चाहिए 2-3 साल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, 5 साल का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हॉराइजन हो, बहुत बेहतरीन समय है। तो अगर आपको मतलब सीक्वेंस बनाना हो तो सबसे पहले आप इक्विटी मार्केट को रखेंगे, फिर आप मैं दोनों को रखूँगा भी नहीं। अच्छा, बस खाली आप मत करो, हाँ, गलती है ना। देखो यही मैंने बोला ना, फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल, फाइनेंशियल कोच का, मेंटरशिप का। देखो मेंटरशिप कोचिंग ना आपका समय बहुत बचाती है, आपको गलत चीज़ों करने से रोकती है। अब क्या होगा, कोई जो फाइनेंशियल मेंटरशिप या कोचिंग या एडवाइजरी नहीं लेगा वो तीनों जगह भटकेगा, अपना समय व्यर्थ करेगा, है ना। आज की डेट में सबसे वैल्यूएबल टाइम ही है, तो गलतियाँ करेगा, हो सकता है रियल एस्टेट में डाल दे, फंसे, एफडी में डाल के 2-4 साल अगर कुछ पैसा ना बने। तो ये फाइनेंशियल मेंटरशिप भी आपको यही चीज़ बताती है कि क्या चीज़ें ना करो, है ना। तो कई लोग बोलते हैं भाई फाइनेंशियल एडवाइजरी ये बता दो कि क्या करना है क्या करना है। मैं बोलता हूँ भाई करना क्या है, उससे साथ साथ ये भी ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या नहीं करना है ना। तो मत करो, मतलब एफडी वगैरह में रिटायरमेंट के लिए पैसा मत रखो, एफडी का पर्पस बहुत अलग है ना। तो क्योंकि हम रिटायरमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो एफडी में तो मतलब उसको लिस्ट में भी नहीं क्वालिफाई भी नहीं होता वो। अच्छा अगर आपके पास इतना लंबा समय 24-25 साल के लिए, तो ऑब्वियसली अगर मैं प्योरली आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आपको सिर्फ इक्विटी में ही ध्यान लगाना चाहिए। वो इक्विटी ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, किसी भी थ्रू आप करो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, वो आपके लिए बेस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी है। जब आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी है तो आपको सेकंड थर्ड बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना भी क्यों। वो भी बात सही है। सर आपने जनरेशनल वेल्थ के बारे में सुना ही होगा कई लोगों के पास, और वो तो लाइफ में जैसे किसी भी आपके स्टडीज़ को लिख लें तो वहाँ पे एक ही, मतलब एक क्या, लेकिन फैमिली में कोई ना कोई हासिल करता ही है और वहाँ से वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो क्या आज के प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया है, क्या जनरेशनल वेल्थ बना पाना पॉसिबल है आज के टाइम पे? अगर है तो कैसे कर सकते हैं? अगर आप बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइज़र थोड़ा बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है जनरेशन वेल्थ ना तभी पॉसिबल है जब आपने एक अच्छी सक्सेशन प्लानिंग की हो, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग। जब भी आप कोई भी फैमिली अपनी बजट प्लानिंग करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, तो उसमें एक हिस्सा सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी ज़रूर रखना चाहिए। सक्सेशन प्लानिंग से मेरा मतलब है कि लिगेसी प्लानिंग, आप वेल्थ अगली जनरेशन को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी आप पैसा आपने इकट्ठा किया है या वेल्थ आपने जनरेट किया है ना। तो वेल्थ आपकी क्या हो सकती है, आपका रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो सकते हैं, आपकी एफडीज़ हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है, मतलब हर तरह की चीज़ जो भी आपके एसेट्स हैं, है ना। गाड़ियाँ हो सकती हैं महंगी महंगी पेंटिंग्स हो सकती हैं, है ना। तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाए विदाउट एनी डिस्प्यूट्स, है ना, पूरी क्लैरिटी के साथ। तो इस चीज़ को एक अच्छी सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू किया जा सकता है। और अच्छी सक्सेशन प्लानिंग
के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास विल होना चाहिए। बहुत सारे इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो विल की तरफ कभी ध्यान भी जाते हैं, है ना। ज़्यादातर लोगों ने तो विल शब्द, वसीयत शब्द पिक्चरों में ही सुना होगा बॉलीवुड की वजह से, कि वसीयतनामा, और है ना वसीयत है तो प्रॉपर्टी बट रही है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि वसीयत में उसका नाम जुड़ जाए, है ना। तो अगर देखा जाए ऑन अ सीरियस नोट, विल की बहुत इंपॉर्टेंस है। और विल से पहले पहले ये इंश्योर करना कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स में हर जगह नॉमिनेशन है, आपके बैंक अकाउंट्स में नॉमिनेशन है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में नॉमिनेशन है। और उसके साथ साथ अगर आप एक विल बना पाएँ जहाँ पे आप क्लियर कट बता पाएँ कि आपके बाद आप कौन कौन, आपके किस किस एसेट का कौन कौन बेनिफिशियरी होगा, कौन कौन लीगल हकदार होगा, लीगल सक्सेसर होगा, अगर आपको डिफाइन करेंगे तो उन एसेट्स का ट्रांसफ़र बहुत ईजी हो जाएगा विद इन फैमिली, है ना। तो कई फैमिलीज में होता भी, फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं भाइयों के बीच या फैमिली के बीच, रिलेटिव्स के बीच, कि किसको क्या मिलेगा या किसको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ा एग्जांपल इस देश में अंबानी फैमिली का ही है कि जब धीरू भाई अंबानी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेस मैन ऑफ इंडिया, जब उनका देहांत हुआ 2002 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने सब कुछ ज़्यादातर सही किया, बट एक गलती की कि विल नहीं बनाया था। तो विल नहीं बनाया था तो फिर उसके बाद तो हर कोई जानते हैं कि मिस्टर मुकेश अंबानी और मिस्टर अंबानी के बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स को लेके, वेल्थ को लेके। तो कहीं ना कहीं धीरू भाई अंबानी जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी ये गलती कर सकते हैं, ये गलती कर बैठा, है ना। अब वो अच्छा था कि उनकी माँ थी वहाँ पे, है ना, मुकेश जी और अनिल जी की मदर थी, तो उन्होंने काफ़ी हद तक संभाला और इन चीज़ों को फिर दोनों बेटों ने उनकी बात सुनी और फाइनली वो सिर्फ चीज़ें सेटल हुई। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा हो नहीं पाता है। हाँ, वो डर्टी होते रहता है। हाँ, तो अगर आप में इतना दिमाग, इतनी शक्ति, इतना पेशेंस है, इतनी काबिलियत है कि आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, तो उसको अंजाम तक पहुंचाइए। हाँ। एक अच्छा सक्सेशन प्लानिंग भी करिए अपने लिए, तभी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, तभी आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग ना पूरी होती है। विदाउट सक्सेशन प्लानिंग आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी नहीं है, क्योंकि आपके बाद उस पैसे का क्या हुआ जो आपने पूरी उम्र कमाने में लगाई। तो एक अच्छी सक्सेशन प्लानिंग, एक अच्छा विल प्लानिंग, एक अच्छा विल प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ये इंश्योर करता है कि जो पैसा कमाया वो जनरेशन्स को आगे पास हो और उनके बीच, नेक्स्ट जनरेशन के बीच में डिस्प्यूट भी ना हो, और वो भी आपसे सीखते हुए और आगे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेम सक्सेशन प्लानिंग के चीज़ों को, प्रैक्टिस को आगे कैरी ऑन करे। और फिर ऑब्वियसली वेल्थ आगे आगे जनरेशन वाइज जनरेशन ट्रांसफर हो चाहिए, जब तक बीच में कोई कपूत नहीं आए खर्च करने वाला कोई इस तरह से कोई बिल्कुल बर्बाद करने वाला, तो अलग चीज़ है। बट हाँ, वो चलता रहेगा तो वो चलती रहेगी। कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सर मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल शॉर्ट में एक और बात बताएं कि हम इन्वेस्टमेंट और अपने जो ये रिटायरमेंट प्लानिंग है, इन दोनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ती है। और जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, तो हम एक गोल को लेकर चलते हैं, तो क्योंकि गोल खाली रिटायरमेंट नहीं हो सकता, और भी होता है। तो कैसे बैलेंस बनाएं, ऐसा ना हो कि हम खाली इन्वेस्ट करते रहें और लाइफ को भी ना एंजॉय कर पाएँ। तो बैलेंस कैसा रहना चाहिए आपके हिसाब से कि भाई आप इतना बना रहे हो, लेट्स सपोज आप एक हाइपोथेटिकल फिगर लेकर कि आप मान लो 50,000 आपकी सैलरी, तो आपका इतना आप इन्वेस्ट करना शुरू करो, रफ अगर आप थोड़ा बता दें। ये यार देखो, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। ऑब्वियसली रिटायरमेंट प्लानिंग हम बात कर रहे हैं, और रिटायरमेंट प्लानिंग से अलावा भी बहुत सारे गोल्स हैं। और है ना, शादी के बाद बच्चे हैं तो किड्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट गोल बन जाता है कि बच्चों को अच्छी सी एजुकेशन देनी है ना। किसी की डॉटर है तो डॉटर वेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है एक फैमिली के लिए, है ना। घर लेना, गाड़ी लेना, अपनी मनपसंद गाड़ी लेना। और पिछले कुछ सालों में एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल, मतलब हम अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स की फैमिलीज़ के बीच में देखते हैं, वो होता है वेकेशन फंड, है ना, वेकेशंस पे जाना रेगुलर। क्योंकि ऑब्वियसली जैसा आपने कहा, पैसे से मज़े भी लेने हैं, कुछ ज़िंदगी भी जीनी है, तो इंटरनेशनल हॉलीडेज़, वेकेशन फंड भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। और इन सब चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, तभी आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं। अगर आप सब कुछ जमा कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए और लाइफ नहीं जी रहे हो, इन सब चीज़ों को अचीव नहीं कर रहे हो, तो फिर देयर इज़ नो फन। तो ऑब्वियसली बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अलग अलग बकेट्स बनाना ज़रूरी है। जैसे एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें दाल भी है, चावल भी है, सब्ज़ी भी है, रोटी भी है, सलाद भी है, अचार भी है, हर चीज़ का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एक ही चीज़ करोगे तो आपकी बॉडी को भी सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। वैसे ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी ना एक पूरा एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में, जहां आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों गोल्स की प्लानिंग सेपरेटली होनी चाहिए। तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं कि आपके पास कंटीजेंसी फंड है कि नहीं है ना, या गाड़ी लेना, घर लेना जो आपको अगले 4-5 साल में लेना है। फिर मिड टर्म गोल्स लाइक बच्चों की एजुकेशन, बच्चे कितने बड़े हैं, शादियाँ, और लॉन्ग टर्म आपका रिटायरमेंट प्लानिंग होता ही होता है ना। तो आपको उस हिसाब से बैलेंस करना पड़ता है
कि आपकी अभी जो करंट स्टेटस है उसमें कितनी सैलरी है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, और आपके क्या क्या गोल्स हैं, कितने आपके खर्चे हैं, जो आपकी डिस्पोजल इनकम है आप किस तरफ इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे केसेस में हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट जब आप कैलकुलेट करो तो निकल के आता है कि आपको महीने का 30,000 बचाना चाहिए, बट आपके पास बचता ही 10,000 है ना। ऐसे केसेस में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप 10,000 से ही स्टार्ट करो और अपने निवेश को बार बार बढ़ाते रहो हर साल, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, है ना। इसको हम स्टेप अप SIP स्ट्रैटेजी के थ्रू भी पूरा कर सकते हैं कि आज आपने 10,000 किया, अगर आप हर साल 10% से इसको बढ़ाओगे तो अगले साल महीने की SIP 11,000 हो जाएगी, उसके बाद में वो 12,000 ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे करके आप लंबे समय पे फिर भी एक ठीक ठाक पैसा इकट्ठा कर पाते हो, है ना। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि उनको लगता है यार जमा ज़्यादा है, बच कम रहा है तो छोड़ो बाद में देखेंगे। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि स्टार्ट ही नहीं करते लोग। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने स्टार्ट कर लिया अपना पॉडकास्ट, है ना, आप परफेक्शन का वेट नहीं कर रहे हो, सही बात है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो भी बच रहा है उससे स्टार्ट करें और अपने अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग बकेट्स ही बना लें। तो अगर 10,000 निवेश करें तो 4 गोल्स हैं, तो चारों तरफ किसी में 2,000, किसी में 3,000, किसी में 4,000, डिपेंडिंग ऑन कि किसका क्या अमाउंट है गोल्ड का, वैसे आप डाइवर्सीफाई कर सकते हो। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है तो ऑब्वियसली आपको किसी मेंटर की हेल्प लेनी चाहिए, है ना। जो आपके सर्कल में जो आपको लगता है ये सब चीज़ सक्सेसफुली मैनेज कर रहा है, उसकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं इन सब चीज़ों को ठीक से मैनेज करने में। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वो चीज़ों पे, मेंटरशिप पे ज़रूर ध्यान दीजिए। उससे ना कि समय बचता है, पैसा ही बचता है, और डिसीजन भी सही लेते हैं आप। सर मेरे को लगता है कि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप एंड में थोड़ा बताएं ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रिटायरमेंट प्लानिंग। मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा सोचता होगा, जैसे शादी के लिए पैसे जमा करना, ये सब चीज़ें जो दिमाग में घूमती रहती हैं। आपके हिसाब से अपने ही आपके मतलब फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कितना इंपॉर्टेंट है किसी आदमी के लिए इस चीज़ को सोचना। और लास्ट में आप कुछ कहना चाहें तो। यार 1 to 10 में मैं तो 10/10 ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग ना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्वाभिमान हमेशा बना रहे, है ना। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग ठीक से नहीं करते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो स्वाभिमान को बहुत चोट पहुँचती है। क्योंकि डिपेंडेंसी किसी पे ज़िंदगी भर आप इंडिपेंडेंट रहे और अंत में जाके किसी ख़राब फाइनेंशियल डिसीजंस या ख़राब प्लानिंग की वजह से अगर आपकी डिपेंडेंसी आपसे छिन जाती है और आप मजबूरी में किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो, वो भले ही बच्चे हों या कोई आपका मेरे रिलेटिव हो, तो उससे बड़ी स्वाभिमान को चोट मतलब बड़ी मुश्किल होती है। और ऐसा कुछ होता है तो फिर वो मेंटली डिस्टर्बिंग भी होता है, हेल्थ भी धीरे धीरे ख़राब होती है ना, कि आप हमेशा एक स्ट्रेस में हो। तो रिटायरमेंट प्लानिंग 10/10 ज़रूरी है, हर किसी को करनी चाहिए, जितनी हो सके, जितनी डिस्पोजल उस हिसाब से, बट स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए, और जितनी जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा है ना। तो बहुत सीरियसली लें इस चीज़ को, क्योंकि ज़िंदगी भर काम करने के बाद लास्ट में स्वाभिमान जाता है ना, तो पिक्चर का एंड बहुत अच्छा होना चाहिए। हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, है ना, लास्ट में पिक्चर में ख़त्म होने वाले। तो लाइफ स्टोरी जब खत्म हो रही है ना, तो लास्ट के कुछ साल अच्छे होने चाहिए, कि ज़िंदगी भर मेहनत की, सब कुछ किया, वो अच्छा होने के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है 10/10 है। मुझे लगता है आपसे बात करने के बाद हमें भी शुरू कर देनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग। बिल्कुल कर देनी चाहिए, मुझे लगेगा वो सक्सेसफुल हो गया, सफल होगा ये पॉडकास्ट करना आपके साथ, अगर आप शुरू कर दो तो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत टाइम दिया। और मुझे लगता है कि वाकई में रिटायरमेंट के बारे में लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि जो लोग सोचते नहीं हैं उनको वाकई में, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ कि लोग बड़े स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जब डिपेंडेंसी वाला फेज़ आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि टाइम के साथ बहुत कुछ चेंज हो सकती है जो आप शायद कभी लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। और सबसे बड़ा दुख मेरे को लगता है जो उसी चीज़ का होता है जब आपके लव्ड वंस ही स्विच कर जाते हैं। तो वो एक ना हो, क्योंकि फिर वो चीज़ें ना लाइफ टाइम मन में रहती है। तो उस एक फेज से बचने के मुझे लगता है कि हर किसी को अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए, एटलीस्ट इतने पैसे तो बचा ले कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और जो आपने बात कही कि जो विल ट्रांसफ़र वाला इशू है, मेरे को लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लीगल डिस्प्यूट्स है वो कहीं ना कहीं फैमिली की इमेज को तो शैटर करता ही है, प्लस वो इंडिविजुअल भी आदमी को बड़ा मेंटली डिस्टर्ब कर देता है कि जो अपने ही हैं वही पैसों के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर आपने बहुत सारी बातें की, अब मेरे को खुद भी लगा है कि ये चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर किसी और टॉपिक के बारे में बात करें जब भी मौका मिले तो। थैंक यू सो मच JK, प्लेजर इज़ ऑल माइन।